ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट। ये नेक्स्ट टॉपिक है मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, ये जो इटालियन साइंटिस्ट थे इवेंगेलिस्टा टॉरिसेली, ये इन्होंने बनाया था और इससे हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, तो जैसे एक क्लोज, ये इस वाले एंड पे ये क्लोज्ड है और एक ग्लास ट्यूब है एंड फिल्ड विद मरकरी, और इसके अंदर ये मरकरी भरा हुआ है, इज इन्वर्टेड इनटू अ ट्रफ ऑफ मरकरी। और इसको क्या किया जाता है कि मरकरी के एक टब के अंदर इसको उल्टा हम रख देते हैं। ठीक है, तो हम ये, इसके अंदर क्या होता है कि जो मरकरी है वो इसमें एक सर्टेन हाइट तक ऊपर चढ़ जाती है ना, इस ट्यूब के अंदर। और नॉर्मल कंडीशंस में इसकी जो हाइट है वो करीब 76 सेंटीमीटर आती है। तो ये सब क्यों होता है, और ये जो मरकरी लेवल है इसके लेवल से 76 सेंटीमीटर ऊपर चली जाती है। इससे हमें जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसका पता लगता है। अब जो हमने लास्ट क्लास में जो रूल्स पढ़े थे, पास्कल का जो लॉ था स्टैटिक लिक्विड्स के लिए, वो इसमें काम आता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो पास्कल्स लॉ फॉर स्टैटिक लिक्विड्स। तो जो लिक्विड्स रेस्ट पे होते हैं उसमें हमने ये लॉ पढ़ा था कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो जैसे ये ट्रफ है, ये टब है, इस टब के अंदर ये दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों का लेवल सेम है। तो जितना प्रेशर बी पॉइंट का होगा उतना ही प्रेशर ए पॉइंट का होगा। तो ये पास्कल लॉ कहता है कि ए और बी का जो प्रेशर है वो दोनों सेम हो। तो ए और बी का प्रेशर, अगर हम इस वाले पॉइंट को बी लेते हैं जो बिल्कुल ऊपर है, मतलब ये बी यहाँ पे दिखा रखा है लेकिन ये बिल्कुल सरफेस के जस्ट नीचे है, तो ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा सरफेस के ऊपर, वही प्रेशर बी के ऊपर होगा। ठीक है, अब ये जो मरकरी का कॉलम है, अगर हम ए पे देखेंगे तो यहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं इस ट्यूब के अंदर, तो इसके अंदर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं जा रहा है। तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सिर्फ इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर होगा। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है, जो सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो एच रो जी के इक्वल होता है। तो देखिए ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो तो एच रो जी के इक्वल है, और बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। और ये दोनों ही पॉइंट लिक्विड पे सेम सेम लेवल के ऊपर है, तो इन दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। इसलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस गेज प्रेशर के इक्वल होगा, यानी कि ये जो लिक्विड कॉलम है इसके प्रेशर के इक्वल होगा। तो ये जिस भी हाइट तक जाएगा, जैसे 76 सेंटीमीटर हाइट तक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन जो सेंटीमीटर है वो एसआई यूनिट नहीं है ना। और ये मरकरी मरकरी की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 13.6 होती है, यानी कि वो वाटर से 13.6 टाइम्स हैवियर है। तो इसकी जो डेंसिटी है वो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। तो हम ए पॉइंट का प्रेशर इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो बी के बराबर है, इसलिए हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा वो इस लिक्विड कॉलम के प्रेशर के बराबर होगा, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया एच रो जी। एक्चुअली ये इसके जो लिक्विड कॉलम है ये ऊपर बनता कैसे है, ये इसी वजह से बनता है क्योंकि लिक्विड कॉलम के अंदर जो सेम
लेवल के पॉइंट्स हैं उन पे प्रेशर एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, अब यहाँ पे भी तो किसी ना किसी का प्रेशर होना चाहिए। अब जैसे ट्यूब को हमने उल्टा खड़ा कर दिया इसके अंदर, तो इसके अंदर एटमॉस्फेयर तो जा नहीं रहा है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो नहीं होगा। तो इसलिए ये जो लिक्विड है इसी को ऊपर चढ़ना होता है ताकि वो ए पे उतना ही प्रेशर मेंटेन कर सके जितना प्रेशर बी पॉइंट का है। तो ये ए और बी दोनों का प्रेशर इक्वल होगा और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा एच रो जी। प्रैक्टिकली ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये 76 सेंटीमीटर आती है, जिसको हम 0.67 मीटर लिख सकते हैं। और रो की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 13.6 इंटू 10⁻³ और ये इंटू 9.8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर आता है। ये 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर, ये कैलकुलेशन आप कर लोगे तो ये 1.013 इंटू 10⁵ और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी दूसरी यूनिट होगी पास्कल। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर की वैल्यू आपको याद रखनी है। आप इसको 013 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्टली 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज आपको दी जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और अगर नहीं दी हुई होगी तो हम इसको याद कर सकते हैं 10⁵ पास्कल के इक्वल। तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम सेंटीमीटर ऑफ मरकरी से भी इसको लिखते हैं। तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या तो पास्कल के टर्म्स में लिख सकते हो या मरकरी की हाइट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो जैसे आप ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻⁵ इसको हम 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो इसकी जगह हम खाली 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लिख सकते हैं, या मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट जो प्रेशर होता है मरकरी का, अगर इसकी हाइट 1 मिलीमीटर होगी तो उससे जो प्रेशर जनरेट होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम 76 सेंटीमीटर की जगह 1 मिलीमीटर लें तो उसको हम टॉर बोलते हैं प्रेशर को, और जो टॉर है वो टॉरिस-अली के नाम के ऊपर ये पहले 4 लेटर्स उसमें से लिए गए। तो देखिए एक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ये प्रेशर कैलकुलेट करते हैं P इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो अगर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर अगर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर 76 सेंटीमीटर की जगह हम 1 मिलीमीटर यूज करेंगे तो जो प्रेशर आएगा वो 1 टॉर के इक्वल होगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लिख सकते हैं, और 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो होगा वो टॉर, तो ये जो प्रेशर है उसकी एक छोटी यूनिट हो जाएगी। तो देखिए ये पास्कल्स लॉ के ऊपर एक हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, ये भी उसी के जैसा है, उसमें क्लोज ट्यूब थी और यहाँ पे ये ओपन ट्यूब है, और ये यू शेप की ट्यूब होती है, और ये एक स्फेरिकल एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। तो हम इस लिक्विड कॉलम के हाइट के हिसाब से हम इस गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसका एटमॉस्फेयर से, इसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है जिसका हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है कि इस गैस का प्रेशर कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक यू ट्यूब से कनेक्टेड कर देते हैं। तो यू शेप की जो ट्यूब है उससे कनेक्ट कर देंगे और उसके अंदर ये मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर होगा उसकी वजह से यहाँ पे एक लिक्विड कॉलम जनरेट होगा। अब इस वाली ट्यूब के अंदर देखिए कि ये जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, इन दोनों का लेवल इक्वल है। तो ये जो ए पॉइंट है, इसका प्रेशर तो इस गैस की वजह से होगा, और जो बी पॉइंट है उसका प्रेशर इस लिक्विड कॉलम की वजह से होगा, और ऊपर से ये इसके एक्सपोजर में भी है, यहाँ से इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मिल रहा है। तो देखो इस वाले पॉइंट का जो प्रेशर है, देखिए इस वाले पॉइंट का जो प्रेशर है, इस पॉइंट का प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। और जब हम बी पॉइंट तक आएंगे तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ इस लिक्विड प्रेशर का कॉलम भी ऐड हो जाएगा। तो जो बी पॉइंट का प्रेशर है वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होगा एच रो जी, ये एच रो जी। अब क्योंकि ये दोनों सेम लेवल के ऊपर है, तो हम इस पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, जितना भी ये लिक्विड कॉलम की हाइट होगी उससे हम एच रो जी कैलकुलेट करेंगे और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देंगे, तो हमें इस गैस का प्रेशर मिल जाएगा जो भी गैस इसके अंदर भरी हुई है। तो ये पास्कल लॉ की बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। हम इसका लेवल देखते हैं। तो यहाँ पे दो सेम पॉइंट लेंगे ए और बी, और जितना भी प्रेशर बी का होगा उतना ही प्रेशर ए के होगा। अब ए का जो प्रेशर है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इस गैस की वजह से आ रहा है। और बी पॉइंट का प्रेशर हम लिक्विड कॉलम के प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये यहाँ पे बंद होती तो सिर्फ लिक्विड कॉलम का प्रेशर होता, लेकिन ये यहाँ पे ओपन है तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ रहा है। तो इसमें इसको ऐड करेंगे और ये आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा बी पॉइंट का, और जितना बी पॉइंट का प्रेशर होगा उतना ही ए पॉइंट का प्रेशर। ठीक है, तो जो ए पॉइंट का प्रेशर है वो किसकी वजह से है, इस गैस की वजह से। तो जो ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, इससे हम किसी गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं जो किसी कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो आपने बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे होंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बड़ा मतलब इसको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बड़ी छोटी सी चीज है कि ये न्यूटन का ही एक्शन रिएक्शन लॉ है। जैसे ये सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कुछ इसमें डूबा हुआ है, इस पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो इस पानी के ऊपर अपना वेट डाल रहा है। वेट डालने का मतलब है कि अपने वेट के बराबर इस पानी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। तो ये पानी के ऊपर जिसमें ये डूबा हुआ है, इस पानी के ऊपर अपने वेट को डालता है, यानी कि अपने वेट के बराबर फोर्स लगाता है। तो पानी भी उसके ऊपर एक बुयंट फोर्स, जितना पानी के ऊपर ये अपना वेट डालेगा उतना ही पानी उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में बुयंट फोर्स लगाएगा, यानी कि अप थ्रस्ट लगाएगा। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना, इसका कितना डूबा हुआ है। तो जितना भी पार्ट ये डूबेगा इसके अंदर उतने पानी को रिप्लेस करेगा, है ना। और ये पानी को रिप्लेस क्यों करता है, क्योंकि इसको अपने वेट को बैलेंस करना होता है। यानी कि जितना ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये पानी को हटाएगा। तो उससे हमें इस फोर्स की कैलकुलेशन होगी कि इस फोर्स की कैलकुलेशन कितनी होगी। ठीक है, तो बुयंट फोर्स किसके बराबर होगा,
जितना ये लिक्विड हटाएगा उसका जितना वेट होगा वो इस बुयंट फोर्स को बैलेंस करेगा। तो बुयंट फोर्स की वैल्यू हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इसका टोटल वेट कितना है, क्योंकि जितना इसका वेट होगा उतना ही बुयंट फोर्स होगा, और दूसरा ये कितना वाटर हटाएगा, जितना वाटर का वेट होगा उसी के बराबर ये हिस्सा इसके अंदर पानी के अंदर डूबेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जितना ये पार्ट डूबता है वो इस बुयंट फोर्स को बैलेंस करता है। तो अब देखिए कि हम इसका बुयंट फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टोटल वॉल्यूम v है, और जितना ये डूबा हुआ है उतना वॉल्यूम v डैश है। ठीक है, तो बुयंट फोर्स हम दोनों से कैलकुलेट करेंगे, एक v से भी कैलकुलेट करेंगे और v डैश से भी कैलकुलेट करेंगे। तो v से कैलकुलेट करते हैं पहले। तो देखिए कि जो वी एल है, एल जो सबस्क्रिप्ट है वो किसके लिए है? एल सबस्क्रिप्ट है लिक्विड के लिए, है ना, और वी डैश वो वॉल्यूम है इसका जो इसके अंदर डूबा हुआ है, यानी कि वो वॉल्यूम है जो इसके अंदर डूबा हुआ है। तो जितना ये इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इसके अंदर डूबेगा उतना ही लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो अब ये मास ऑफ लिक्विड, हमें मास ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करना है। इसके बराबर कितना मास ऑफ लिक्विड होगा? तो जो बुयंट फोर्स है वो हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो मास ऑफ लिक्विड कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू रो लिक्विड इनटू जी। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है बुयंट फोर्स वो इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर पे काम करेगा, क्योंकि इसका वेट भी इसके सेंटर पे नीचे की तरफ होगा, तो ये इसके बराबर ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो लिक्विड का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिक्विड का मास हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब लिक्विड का वॉल्यूम कितना है? लिक्विड का वॉल्यूम है वी डैश के बराबर, तो लिक्विड की वॉल्यूम की प्लेस पे वी डैश आ जाएगा। फिर रो लिक्विड, लिक्विड की जितनी डेंसिटी है वो रो एल इंटू जी। इस चीज को समझना है कि लिक्विड का वॉल्यूम, कौन से लिक्विड की बात कर रहा है? ये वो लिक्विड की बात कर रहा है जो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा। कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? जितना ये डूबा हुआ है। तो ये अगर लिक्विड के अंदर डूबेगा तो जितना पार्ट इसका लिक्विड के अंदर डूबेगा उतने वॉल्यूम को ये गेन करेगा इसके अंदर, और उतना ही लिक्विड को हटाएगा उस प्लेस से, तभी वो अपनी जगह बना पाएगा। तो कितना लिक्विड ये हटा पा रहा है? वी डैश के बराबर, यानी कि जितना इसका पार्ट डूबा हुआ है। तो जो जो हटाएगा वो लिक्विड का वेट कितना होगा? तो लिक्विड का वेट हो जाएगा वी डैश इंटू रो एल इंटू जी। तो हमने ये वो वेट निकाल दिया, उस लिक्विड का वेट निकाल दिया जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस करा है। ठीक है, तो उसी के वेट के बराबर इसको बुयंट फोर्स मिलेगा। तो अब देखिए कि इसका जो टोटल वेट है वो नीचे की तरफ है, और ये लिक्विड इसके ऊपर एक बुयंट फोर्स लगा है, तो इसके वेट में कमी आ जाएगी। और यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं किसी लिक्विड के अंदर तो उसके वेट में कमी आ जाती है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए, एन आइस क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये एक आइस क्यूब है ये, जो आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है या स्क्वायर की तरह दिख रहा है, और इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जो सारी एजेस हैं वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9, मतलब वाटर के कंपैरिजन में इसकी जो डेंसिटी है वो 0.9 है। फाइंड द हाइट ऑफ आइस क्यूब अबव द वाटर सरफेस। तो ये हमें हाइट कैलकुलेट करना है, ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है कि ये वाटर सरफेस से ऊपर कितनी हाइट होगी। तो देखिए ये वाली जो हाइट है ये तो डूबी हुई है, और ये जो बची हुई हाइट है इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम डेंसिटी ऑफ आइस निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस कितना है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है
के रिस्पेक्ट में, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ आइस को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दीजिए तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। या अगर आपको डेंसिटी ऑफ आइस निकालना है तो रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ये 0.9 है और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आइस की जो डेंसिटी है वो 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। अब देखो हमें ये जो बुएंट फोर्स है वो इस लिक्विड के वेट से मिलेगा जितना ये आइस हटाएगी, और दूसरी तरफ से जो बुएंट फोर्स है वो रिएक्शन है इस वेट की, आइस के वेट की। तो बुएंट फोर्स हम दो तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक तो इस पूरे आइस का वेट निकालेंगे, वो बुएंट फोर्स के इक्वल होगा, और जितना ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसका जितना वेट होगा वो बुएंट फोर्स होगा। ठीक है, एक्चुअली जो लिक्विड हटेगा वही इसके वेट को बैलेंस करेगा, आइस के वेट। तो आइस का तो पूरा वेट इसके लिक्विड के ऊपर डल रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है इसलिए उतने वॉल्यूम की जरूरत नहीं होगी, लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगी तो इस वजह से उसको पूरा इसके अंदर सबमर्ज नहीं होगा, कुछ पार्ट बाहर बचेगा। तो हमने बुएंट वो फोर्स को इक्वेट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ आइस हमने V ले लिया, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू G, है ना, ये मास हो गया आइस का, ये वेट ऑफ आइस हो गया। और हम इसको बियॉन्ड फोर्स से कंपेयर करेंगे, बियॉन्ड फोर्स उस फोर्स के बराबर होता है जितना लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा उसका वेट होगा। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, V डैश, तो V डैश इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, तो ये G से G कट जाएगा, V अपॉन V डैश, ये डी आइस इसके नीचे चला जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ आइस। अब ये जो हाइट है इसको हम h कंसिडर कर लेते हैं कि ये हाइट h के बराबर, तो इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर रहेगी, जो ब्रेथ है वो भी 10 सेंटीमीटर रहेगी, और जो हाइट है वो h होगी। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये आइस का जो टोटल वॉल्यूम है वो तो 10 इंटू 10 इंटू 10 रहेगा, और जो लिक्विड जितना इसने डिस्प्लेस करा होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये 10 इंटू 10 और हाइट h के बराबर होगी। तो अगर आप लिक्विड को देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो लिक्विड है मैं इसको अलग से बना रहा हूँ। अब आप सपोज करिए कि ये डूबा हुआ है और मैं लिक्विड को अलग से बनाऊंगा, तो ये लिक्विड कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये लिक्विड हो गया, तो ये जो लिक्विड है ये भी आपको क्यूब की तरह दिखेगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, और ये h सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो लिक्विड का वॉल्यूम है ये 10 इंटू 10 इंटू एच के इक्वल हो जाएगा। तो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 अपॉन एच बचेगा, और ये 1000 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, और डेंसिटी ऑफ आइस 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 अपॉन 9, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो h 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 9 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, हाइट आ गई। तो ये वाली हाइट कितना पार्ट इसका ऊपर बचेगा, तो ये टोटल हाइट 9 से 10 सेंटीमीटर थी, उसमें से 9 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए तो ये 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो 10 माइनस 9 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये देखिए, जैसे ये कोई लिक्विड है, तो लिक्विड के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0। फिर इसके जो अपर सरफेस है उसके ऊपर सपोज करिए कि जो प्रेशर है वो P1 है, तो जो लिक्विड है वो इसके ऊपर प्रेशर डालेगा और लिक्विड नीचे से भी प्रेशर डालेगा, लेकिन ये प्रेशर दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि लिक्विड का जैसे जैसे आप लेवल नीचे चले जाते हो वैसे वैसे उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि लिक्विड कॉलम का प्रेशर उसमें ऐड होता है। तो इसकी जो अपर सरफेस है H1 हाइट पे, H1 डेप्थ पे, तो ऊपर वाली सरफेस से नीचे हम H1 डेप्थ पे गए
तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, और P1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम की हाइट होगी उसका प्रेशर इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है इस पे कितना प्रेशर होगा, P0 प्लस रो जी H1। जो नीचे वाली सरफेस है उसकी हाइट H2 है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ लिक्विड कॉलम का प्रेशर ऐड होगा, तो वो हो जाएगा P0 इज इक्वल टू रो जी H2। अब जो प्रेशर है वो, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो ये P1 इंटू ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाली जो सरफेस है उसमें प्रेशर हो जाएगा F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए। तो देखिए ये प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है और ये प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब ये फोर्स ज्यादा होगा, और ऊपर वाला कम होगा। तो बुयंट फोर्स जो होता है लिक्विड का, इसके ऊपर फोर्स इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1। ठीक है, तो हम नेट फोर्स अपवर्ड निकालेंगे, तो वो बुयंट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू होगी P2 इंटू ए, F1 की वैल्यू होगी P1 इंटू ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये एक जैसी यूनिफॉर्म 3 डायमेंशनल फिगर है, तो जितना एरिया बेस का होगा उतना ही टॉप का होगा, तो दोनों का ए कॉमन ले लो, ये P2 माइनस P1 के इक्वल आ। अब P2 माइनस P1 की कैलकुलेशन करो, तो P2 माइनस P1 करेंगे तो P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, रो जी कॉमन आ जाएगा, और ये H2 माइनस H1, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो रो जी, यानी कि रो जी इंटू H2 माइनस H1 बचेगा, और ए यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो हाइट है ये किसके बराबर होगी, ये वाली हाइट हो जाएगी H2 माइनस H1, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये कौन सा वॉल्यूम होगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही ये फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा या लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो इसको हम A इंटू H2 माइनस H1 को V से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो बुयंट फोर्स हमने कैलकुलेट किया है, ये रो जी इंटू वी के बराबर हो, तो रो इंटू वी मास हो गया इंटू जी। ये रो हम किसका ले रहे हैं, लिक्विड का रो ले रहे हैं, तो रो इंटू वी ये लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, और ये रो डेंसिटी, तो डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, यानी कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। तो जो बुयंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होगा। तो जितना बुयंट फोर्स लगेगा उतने ही ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आ जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जितना हिस्सा ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर डूबा हुआ होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा हुआ है उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। उस लिक्विड का वेट निकाल लीजिए, लिक्विड का जितना वेट आएगा वो ही बुयंट फोर्स है, और उतने ही वेट में कमी ऑब्जेक्ट महसूस करेगा अगर आप उसको पानी के अंदर डालते हो। तो ये सब क्या है, प्रेशर जो फोर्स लगाता है उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो जो प्रेशर फोर्स लगाएगा उसकी वजह से बुयंट फोर्स, अब ये इसके स्पेशल केसेस हैं, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट कब डूबता है, अब देखो, अगर जैसे ऑब्जेक्ट है, आपने उसको पानी के अंदर डाला, उस पे बुयंट फोर्स उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। अगर वो नहीं धकेल पाया, यानी कि अगर बुयंट फोर्स कम पड़ गया तो वो डूब जाएगा। यानी कि अगर वेट, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस बॉडी को हम फ्लूइड के अंदर डाल रहे हैं, अगर उसका वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से, तो अपथ्रस्ट उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और जो बॉडी है वो डूब जाएगी। अगर दोनों की डेंसिटी बिल्कुल इक्वल है, मतलब दोनों का वेट बिल्कुल इक्वल है, तो देखो जितना ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, जैसे इसको देखो, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर पूरा डूबा हुआ है, यानी कि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वो लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, और ये डूब भी नहीं रहा है, मतलब ये पूरा डूबता हुआ तैर रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों की डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं और पूरा भी डूबा हुआ है, यानी कि पूरा वॉल्यूम यूज हो रहा है।
ठीक है, तो इसमें दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी, तो फिर ये इन दोनों के मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो ये पूरा डूबता हुआ तैरेगा। यानी कि अगर बॉडी का जो वेट है वो अपथ्रस्ट पूरा बैलेंस कर रहा है, तो वो पूरा डूबता हुआ तैरेगा। तो इसमें क्या पता लग रहा है कि जो बॉडी का वेट है वो अपथ्रस्ट के इक्वल है, और इसमें अपथ्रस्ट ज्यादा है ना? इसी वजह से अपथ्रस्ट इसको बॉडी को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, इसी वजह से ये पूरा नहीं डूब रहा है, तो इसका इतना पार्ट डूब रहा है ना? यानी कि जो लिक्विड का इतना वेट है वो इसको बैलेंस करने के लिए सफिशिएंट है। तो इसका मतलब है कि इसमें अपथ्रस्ट ज्यादा है। तो अगर अपथ्रस्ट बॉडी के वेट से ज्यादा होता है तो वो फ्लोट करता है, मतलब आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे। अगर दोनों का इक्वल होता है तो पूरा डूबता हुआ तैरता है, डूब जाएगा लेकिन तैरेगा, सिंक नहीं करेगा, नीचे नहीं जाएगा। और अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो फिर ये नीचे गिर जाता है। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो पार्ट था ये हाइड्रोस्टैटिक्स था, और इसमें आपसे या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी के ऊपर, या आपसे इसमें थ्योरी पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें आपसे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ना के बराबर पूछे जाएंगे। तो ये जो दूसरा पार्ट है फिजिक्स का, इसमें आपके एग्जाम में ज्यादातर थ्योरी आती है, डेरिवेशंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम चैप्टर के बिल्कुल एंड में करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, और इस चैप्टर में कुछ भी कटा हुआ नहीं है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसमें डिलीटेड पोर्शंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में कुछ डिलीटेड पोर्शंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको पूरा पढ़ना है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि लिक्विड अगर रेस्ट पे होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। मेनली पास्कल का लॉ है, उसके पास्कल के लॉ की एप्लीकेशन ही है बाकी सब कुछ। और ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये भी आपने देखा कि ये भी पास्कल का लॉ है। जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। अब प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो जितनी गहराई पे आप होंगे उतना ही नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो फोर्स भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा लगाता है, और उस फोर्स के डिफरेंस को ही हम ब्यूएंट फोर्स बोलते हैं। तो जो बॉटम पे जो फोर्स लगता है और टॉप पे जो फोर्स लगता है, उन दोनों को माइनस कर दीजिए तो वो ब्यूएंट फोर्स के बराबर होता है, और उसी से ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आती। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक ओके है, सर। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप कल शाम के लिए फ्री हैं? अगर कल शाम को क्लास रखें तो हाइड्रोडायनेमिक्स की। यस सर, फ्री है। ठीक है, तो कल शाम को 6 से 7, या यही जो टाइमिंग है 5:30 से 6:30, कल हम हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। थैंक यू सर।